जगत से। बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। उत्तर प्रदेश का जातीय समीकरण है, ओबीसी का जो जातीय समीकरण है वो 42 से 45% है उत्तर प्रदेश में। दलित का है 21 से 22%, सवर्णों का जो है 18 से 20% का, और अन्य जो आते हैं वो 16 से 16% के आते हैं। तो क्या लगता है कि इस बार जातीय समीकरण को लेकर के बीजेपी काफी अपना अभियान चला रखी है। जैसे में अभी आपने धर्म सम्मेलन हुआ था वहाँ पे, जिसमें काली जी का भाषण हुआ था, और किस तरीके से उन्होंने अपना दिया था कि जो आज उनके ऊपर आरोप भी है उनको भी समन जारी किया गया और उनके ऊपर धाराएं भी लगा दी गई हैं। लेकिन उससे वही नहीं है, कई लोग हैं। तो जातीय समीकरण को लेकर के धर्म को सामने रख करके अगर ये जनता के बीच में जानी चाहती है, तो क्या लगता है आपको कि जातीय समीकरण से सरकार आसानी से रास्ते और अपने मुकाम तक पहुंच जाएगी? जी, मैं बता देना चाहता हूं, जो महाराज जी ने जो बयान दिया था, महाराज जी का बयान किसी जाति समीकरण पे नहीं था, उनका बयान था धर्म पर। उन्होंने जो बयान दिया था वो मैंने भी ध्यान से सुना था, पढ़ा था। उन्होंने गांधी के ऊपर बयान दिया था। गांधी हमारा महात्मा पिता कैसे होता था, राष्ट्रपिता कैसे हो सकता है, जबकि संविधान अंबेडकर बाबा साहब ने लिखा है। तो संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इस राष्ट्र का पिता एक व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि देश पहले है, गांधी जी बाद में जन्मे हैं, तो वो देश के पिता कैसे हो जाएंगे? ये मैं भी इस बात पे एग्री नहीं हूं कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हमारे हो सकते हैं, क्योंकि पहले देश था। राष्ट्र जो महात्मा गांधी पैदा हुए हैं वो इस देश में हुए हैं, वो इस देश के बालक हैं, चाहे एज कितनी भी हो, लेकिन देश उनका वो देश के पिता नहीं हो सकते। भारत माता हमारी माता हो सकती है, लेकिन महात्मा गांधी हमारे पिता नहीं हो सकते। ये मैं भी एग्री नहीं करता, इसका मैं भी बहिष्कार करता हूँ। महाराज जी ने कहीं ना कहीं सही बोला था। कोर्ट ने उन्हें क्या यातना दी, क्या सजा दी, उनकी बेल हुई, उनकी याचिका भी हुई, सारी चीजें चली। अब बात ये तो धर्म की बात थी, महाराज जी कहीं गलत नहीं थे मेरी नजरों में। अब जो गलत समझे वो गलत समझे, कोर्ट ने उनको तलब किया, फिर उनको जमानत मिली थी। उसी धर्म जो चल रहा था, धर्म उसी में बात चली थी। कई साधु संत महात्माओं ने भी बयान दिए थे। एक ने, उनका तो नाम याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने भी कहा था कि मुस्लिमों के ऊपर कि आप हिंदुओं को कि आपको शस्त्र रखने पड़ेंगे। अस्त्र माने अब तक आपने शास्त्र से किया है वार, अब आपको शस्त्र से करना पड़ेगा। तो शस्त्र और शास्त्र दोनों रखना पड़ेगा, तभी जाकर के इससे निजात मिल पाएगी। और इसको लिए तो इस तरीके के जो बेतुके बयान है उसमें मैं कह रहा हूं, तो ये तो धर्म को जोड़कर तो चल ही रहा है, जिसपे ये राजनीतिक बयान नहीं है, ये धर्म के बयान है। क्योंकि कुछ महाराजों ने जो बयान दिया है, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान में 18 से 20% हिंदू था, लेकिन आज पाकिस्तान में हिंदुओं की काउंटिंग करके देखेंगे तो 1.5 से 2% हिंदू बचा है। कहीं ना कहीं हमारे देश के जो धर्मगुरु हैं उनको क्षति पहुंचती है कि हमारा हिंदुत्व खत्म होता जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में जो मुस्लिम वर्ग रह गया था उसको हिंदुस्तान में इतना तवज्जो मिली, इतना सम्मान मिला कि उनकी जनसंख्या भी बढ़ी है और अलग अलग बड़े बड़े पोस्टों पे मुस्लिम यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन इस विचारधारा के लोगों से परहेज करती है। जो विचारधारा के लोग ये कहते हैं कि पुलिस को 15 मिनट हटा लीजिए, योगी पहाड़ों में चले जाएंगे, मोदी वहां चले जाएंगे, फिर हिंदुओं को क्या होगा। इन बातों को कहीं ना कहीं हमारे जो धर्म गुरु हैं, हमारे जो साधु संत हैं, जो हमारे देश की रक्षा करते आए हैं, उनको कहीं ना कहीं क्षति पहुंचती है और वो क्षति हमें पहुंचती है। लेकिन हम पार्टी की मान मर्यादा में रहते हैं तो हम कोई बयान नहीं कर सकते। वो राजनीति से हटकर हैं तो वो खुलकर अपने बयान कर सकते हैं और अपने दिल की बात कह सकते हैं। तो इसीलिए महाराज जी ने भी, कालीचरण जी महाराज जी ने भी अपने दिल की बयान कही थी। राजनीति कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि वो पॉलिटिकल आदमी है ही नहीं। और बात रही उत्तर प्रदेश में विकास की और जाति समीकरण की, तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ में पार्टी चुनाव लड़ी थी। आगे भी पार्टी इसी उद्देश्य पे चुनाव लड़ेगी, क्योंकि हमारे जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे, उनका भी कहना यह था कि अंत्योदय में हमारी हर वर्ग का व्यक्ति आता है, जो आखिरी पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति है, जो
केंद्र सरकार राज्य सरकार से जो योजना आती है वो हर वर्ग के व्यक्ति पर जाती है। वो जातिवाद देख के योजना ये नहीं जाती कि मैं इस वर्ग में इतनी जाऊंगी, इस वर्ग में इतनी जाऊंगी। योजना सब बराबर जाती है। और हमारा योगी जी का भी मुद्दा है, जैसे आपने भी जिक्र छेड़ा कि ठाकुरों की सरकार, ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी ने कई बार अपनी सभाओं में माइक पे मंच पे कई बार बोल चुके हैं कि सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ में चलेगी। क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा था कि जब हमारे उत्तर प्रदेश में शौचालय बने तो उनमें आप ये शौचालय की जो गणना है वो करके देखिए कि किस वर्ग के लोगों को ज्यादा शौचालय मिले। उज्ज्वल योजना के तहत सिलेंडर किस वर्ग के लोगों को ज्यादा मिले। अगर हमारी सरकार में इस तरीके से परहेज होता अगर दूसरे समुदाय के लोगों को, तो मुस्लिम बहनों के लिए कितना 3 तलाक से मुक्ति दिला दी। हर वर्ग को एक साथ लेकर चल रही है सरकार। और मैं इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये जो 1-2 विधायक मंत्री चले जाते हैं, ये हर सरकार में हर चुनाव में होता है। मुझसे ज्यादा आपको जानकारी है इस चीज की, क्योंकि आप जमीन पर काम करते हैं। इन चीजों से फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो जा रहे हैं उनसे ज्यादा लोग आ भी रहे हैं। उनका सम्मान है पार्टी में, नए लोगों को मौका मिल रहा है, उनकी नई राजनीति होगी, नया युवा होगा, नया जोश होगा, आगे पार्टी में और काम करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। निखिल, जिस तरीके से धर्म की बातों को लेकर के ओम जी ने कहा कि ये धर्म के ऊपर लेकर के नहीं, योगी जी ने भी धर्म की बातों को लेकर के ठाकुरवाद, जिस तरह के ठाकुरों की राजनीति है, योगी जी ठाकुर है इसलिए ठाकुरों की राजनीति और ठाकुरों को काफ़ी वो होता है, ब्राह्मणों का इस पर विरोध होता है। ब्राह्मणों को इन्होंने कई ब्राह्मणों का इनकाउंटर भी कराया। ब्राह्मण इस तरीके से जो लामबंद हो चुके हैं। ब्राह्मण नहीं सर, अपराधी थे वो, किसी भी रूप में हो। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता और साधु का भी कोई धर्म नहीं होता। अपराधी किसी भी धर्म का हो। पांडे जी, ओम जी ने जो बात कही कि गांधी नेशनल फादर नहीं है, राष्ट्रपिता नहीं है, इसे मैं इनसे एग्री नहीं करता हूँ। गांधी वो कहते हैं कि मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। इनकी अपनी विचार हो। हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, सबसे पहली बात जो गांधी जी के बारे में कहा गया उसका मैं किसी भी तरह से उसका मैं समर्थन नहीं करता हूं। गांधी हमारे देश के आइडियल हैं, केवल देश का ही नहीं, ये अहिंसा के आइडियल हैं। विदेशों में भी इनकी पूजा होती है। यहाँ आइडियल हो सकते हैं सर, मैं आपकी बात को भी सम्मान दे सकता हूँ, सम्मान दे रहा हूँ कि वो आइडियल हो सकते हैं, हमारे नायक भी हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपिता कैसे हो सकते हैं? आप बीजेपी के बड़े नेता से पूछिए, वे मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि गांधी राष्ट्रपिता है कि नहीं मानते हैं, लेकिन तो फिर आपकी बात से यहाँ कोई मतलब नहीं होता। फिर सर आगे मैं बढ़ता हूँ। आपकी अपनी पर्सनल राय हो सकती है। हाँ, पर्सनल राय नहीं हो सकती, व्यक्तिगत राय है, पार्टी की राय नहीं है, ये पर्सनल राय है। उन्होंने कहा भी कि ये व्यक्तिगत मैं नहीं मानता हूँ। योगी जी ने खुले मन से कहा है कि मैं कोई क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं एक योगी हूँ, और हर बार यही कहते आए हैं कि मैं एक योगी हूँ। तो ऐसे में उनको एक जाति विशेष से जोड़कर देखना हमें नहीं अच्छा लगता है, और किसी मायने में लोकतंत्र के लिए सही नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को उसके जाति के आधार पर उसे जोड़ दिया जाए। ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। जो एक योगी है, जो एक हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता है, उसको एक जाति से नहीं जोड़ना चाहिए। हमारी संत परंपरा का भी एक खिलाफ है, जो नाथ परंपरा है उसका भी एक खिलाफ है। तीसरी बात, यूपी में क्या है, आवाज कट रही है निखिल, हेलो, आवाज कट रही है, पिक्चर भी चली गई। चलिए ओम जी, निखिल जी से संपर्क होगा तो फिर से बात होगी। बस मुद्दा हमारा ये था कि जिस तरीके से राजनीति करवट ले रही है, फिर से योगी जी सत्ता में आने के लिए पूरी कवायद लगा रखी हैं और तैयारी है। अन्य पार्टियां जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय, जिससे आपकी बार जो ओवैसी साहब भी ताल ठोक रखे हैं हर जगह, ओवैसी जी, बीएसपी में मायावती जी शून्य बैठी पड़ी है, और कांग्रेस जिस तरीके से कांग्रेस ने कल 50% लोगों के सीटों का बंटवारा भी प्रियंका जी ने कर दिया, जिसमें 50% सीटें जो हैं महिलाओं को आरक्षित भी किया। लेकिन आपकी कुछ योजनाएं जो थी जिससे काफ़ी लोग अभी भी वंचित रह गए। काफ़ी जगह जैसे शिक्षकों की भर्ती पे उन्होंने टीईटी और ये परीक्षाएं भी पास कर ली थी, उन्हें समायोजन नहीं दिया गया था। उनकी परीक्षाएं पास करने के बाद उन्हें नौकरी का वो मिला था। योगी जी ने आश्वासन भी दिया था कि हम चुनाव से पहले आप लोगों को लेटर जारी कर देंगे, और वो लेटर भी जारी नहीं हुआ। और
और चुनाव की घोषणा भी हो गई। अब तो कोई मतलब ही नहीं होता है कि अब लेटर फिर से जारी माने उन्हें समायोजन किया जाए और या नियुक्ति पत्र दिया जाए, क्योंकि आचार संहिता लग गई। अब तो कुछ हो नहीं सकता। उनके भविष्य पे जिस तरीके से पहाड़ टूटा है, अब क्या होगा? अगली सरकार अगर दूसरी कोई आती है तो क्या लेती है? अगर योगी जी आए तो मान लीजिए फिर से हो सकता है फैसला उन पे हो जाए, लेकिन उनके ऊपर तो जिस तरीके से आघात पहुंचा है या उनकी सब चीज़ों पे ढाई है, उनका तो दिल टूटा ही है। तो उनको आप किस तरीके से जोड़ पाओगे, किस तरीके से मना पाओगे कि जो बट्टेदार में अटक गई और ये भर्तियां हो नहीं पाई? भर्तियां ना रही है, कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, लेकिन मैं जितना जानता हूं कि उत्तर प्रदेश में 4 से 4.5 लोगों को नौकरियां मिली हैं और 3 से 3.5 लाख लोगों को समुदाय पे नौकरियां मिली हैं। अब ये जो आप बात कर रहे हैं कि जो योगी जी ने घोषणा करी थी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह होती है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि उन्होंने प्रयास करा है और प्रयास जारी भी है। आगे हो सकता है कि सरकार पूर्ण बहुमत से दोबारा आएगी तो उसमें निर्णायक फैसला ले सकते हैं, क्योंकि ये सरकार निर्णायक फैसला लेती है और ऐतिहासिक फैसला लेती है। आपने देखा होगा कि 370 हटाने के लिए मोदी जी ने एक बयान दिया था, तो 370 हटा के दिखाई। राम मंदिर के लिए एक बयान दिया तो राम मंदिर बना के दिखाया। काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर का जो मंदिर था उसके ऊपर लोगों को आश्वासन नहीं दिया, उन्होंने भरोसे के साथ बोला था कि हम कॉरिडोर बनाएंगे, तो कॉरिडोर बना के दे दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपकी बात से अलग कैसे चला गया। आपने रोजगार की बात करी, मैं मंदिर और मस्जिद उस पर पहुंच गया 370 पे। सर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि योगी जी निर्णायक फैसला लेने वाले हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने ये अगर निर्णय लिया है तो कहीं ना कहीं इसमें सफलता मिलेगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक रही होगी जिसे पूरा करने में कहीं ना वो असमर्थ होंगे, लेकिन ये होगा जरूर। चलिए, रोजगार की बात है तो रोजगार बहुत मिला है, युवाओं को बहुत रोजगार मिला है। चलिए, कंपनियों ने निवेश किया उत्तर प्रदेश में, वो कंपनी जब खुलेंगी तो उत्तर प्रदेश में ही रोजगार मिलेगा। चलिए ओम जी, समय समाप्त हो चुका है। आखिरी एक शब्दों का सवाल का जवाब दीजिए। पिछली बार आपने 58 सीटें कवर किया था, अब की बार आंकड़ा आपका क्या है? अब की बार तो हो सकता है कि और ज्यादा हो, मार्जिन से जीतेंगे। उन सीटों पे जो पहले सीट की थी वो तो उनसे सब प्लस सीट होंगी, और जो सीट पिछली बार जीती थी उनका और मार्जिन होगा। परसेंटेज में बताइए, आप पिछली बार 58% था, अब की बार कितने परसेंट आप पहुंचेंगे? परसेंटेज बढ़ेगा हमारा, 60 से ऊपर परसेंट रहेगा अब की बार, क्योंकि विकास के नाम पे वोट मिलेगी। आप खुद भी इस चीज के साक्षी हैं, मैं भी साक्षी हूँ, जो हमें सुन रहे हैं वो लोग भी साक्षी हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जमीन पे विकास किया है। आप इतना विकास किया है कि लोग विकास से जुड़े हैं और समझते हैं। कुछ चंद लोगों के कहने से कि कुछ नहीं हुआ, आप भी समझ सकते हैं कैसे कैसे नहीं होगा। एक जाति विशेष आदमी आता है और अपनी जात का ठेकेदार बनके ठेका लेके चला जाता है कि ये दबदबा के बीजेपी को वोट देगा, तो उस चीज का वो क्या सबूत है कि वो पूरे अपने उस समाज का ठेकेदार है? मैं नहीं मानता। हर वोट स्वतंत्र है और उसको मौलिक अधिकार है कि वो अपनी वोट देगा। विकास के नाम पे वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, इसलिए मैंने बोला था कि 80 में हम 20 में सब। चलिए, मैं पूर्ण विश्वास के साथ बोलता हूँ। एक सवाल और पैदा हो गया बस जाते जाते, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जा रहे हैं, लोगों जिस तरीके से आरोप लगा रही है पार्टियां, हर पार्टियां आरोप लगाती रही है कि बीजेपी का कोई विरोध कर दिया या कुछ उसके अगेंस्ट बोल दिया तो वो देशद्रोही है और तमाम तरीके की बात है, तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी जो छोड़े हैं तो इसी समय इनके ऊपर गिरफ्तारी का वारंट जारी करना क्या हास्यास्पद है या उचित आप मानते हैं, या ये गलत टाइम है या सही है? गिरफ्तारी का वारंट इनको इसलिए नहीं दिया, इनके लिए जारी किया गया कि इन्होंने पार्टी को छोड़ा। इन्होंने पार्टी छोड़ने के बाद में कुछ जो बयान दिए उनके आधार पर वारंट इनका जारी हुआ है। वो तो 2007 की बात है और आज की बात थोड़ी है, लेकिन वो बयान दिए तो, लेकिन इस समय अगर वारंट जारी हुआ है तो ये तो जैसे है ना कि सोने पे सुहागा डबल चीजें है मेरे, कि पार्टी से छोड़े तो इनको तुरंत गिरफ्तार कराओ भाई। लोग तो ऐसे चश्मा लगा के देख रहे हैं ना कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ा तो बीजेपी मोदी जी या लोग इनको गिरफ्तारी का वारंट चालू करा दिए। ये तो राजनीति है। जब वो 5 साल पार्टी में रहे तो पार्टी का गुणगान करते रहे, पार्टी की नीतियों को बताते रहे, लोगों को पार्टी में खुश थे। 5 साल उनका मन लगा, लास्ट में जाते जाते पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगा के गए। ये तो राजनीति है, तो पार्टी ने भी कोई ना कोई अपना एजेंडा उनके ऊपर जारी किया है। हालांकि ये पार्टी का विशेष निर्णय नहीं हो सकता, इसमें कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इनका भी आदेश है।
अगर कहीं ना कहीं कोर्ट ने आदेश किया है तो कोर्ट का भी कोई ना कोई फैसला है, ये मानने हमें भी पड़ेगा, उनको भी मानना पड़ेगा। ये पार्टी का विशेष निर्णय नहीं है, क्योंकि पार्टी पे तो उन्होंने आरोप लगाए हैं कि पार्टी में इन लोगों की आवाज दबी हुई है। आवाज दबी हुई थी तो 4.5 साल में आप क्यों नहीं बोले, उससे पहले क्यों नहीं बोले? जब आपके पास मंत्रालय था, आप स्वतंत्र थे, आपको अधिकार था, तब आपने इनके लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? पार्टी में क्यों नहीं आवाज उठाई? अब जाते जाते आप पार्टी पे आरोप लगा के चले जाते हैं। 5 साल खुशी से चैन की नींद सोकर आराम से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी, आप हमारे साथ चर्चा में जुटे और डिबेट में शामिल हुए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ठीक है, तो फिर हमसे मुलाकात होगी। तो ये आज की डिबेट जिस तरीके से हमारी थी कि मुद्दा नहीं, ये बहस नहीं, मुद्दे की बात। हमारी बहस जो थी मुद्दे पे थी कि जिस तरीके से बीजेपी में उत्तर प्रदेश में लोगों की उहापोह की स्थिति मची है, लोग एक पार्टियां छोड़कर दूसरी पार्टियां में जा रहे हैं, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी में, यानी बीजेपी से छोड़ करके आरएलडी में जा रहे हैं और बीजेपी छोड़कर सपा में जा रहे हैं। हमारा यही मुद्दा था कि जिस तरीके से भूकंप के झटके और अब पार्टियों में आ रही है, तो इससे क्या बीजेपी की साख बढ़ेगी या बीजेपी का नुकसान होगा, या बीजेपी में और मजबूती आकर के और मजबूती से अपनी सरकार बनाने में सक्षम होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे मेहमानों का।